यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी स्टूडेंट आज की इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें हम विज्ञान क्लास 10th, साइंस क्लास 10th के वो टॉपिक बताएंगे जहां से आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर बनेगा। जी हां, अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो विज्ञान का सारा पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताएंगे। कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। 70 नंबर का जो आपका थ्योरी का पेपर होना है, 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट कार्य होना है, वो आज के इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट लिख दो। आप बताओ कि आप ये वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से देख रहे हो। अपने ज़िले, अपने गांव या शहर का नाम ज़रूर कमेंट में लिखो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले विज्ञान क्लास 10th की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि 70 नंबर का एक पेपर आपका होगा बोर्ड परीक्षा 2024 में, और इस 70 नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो 20 नंबर के OMR प्रश्न और दूसरे 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न जो कि कॉपी पर लिखे जाएंगे। और 20 नंबर के जो OMR प्रश्न होते हैं उनको OMR शीट पर लिखा जाता है। वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जहां पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आंसर अपनी OMR शीट पर ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से आपको गोले काले करके भरना होता है। 4 ऑप्शन देते हैं ना, ABCD, जो ऑप्शन सही हो वो गोला आपको फिल करना होता है पेन से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि यहाँ लिखा है कि 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंकों का मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट का न्यूनतम उत्तीर्णांक। पास होने के लिए आपको थ्योरी में 23 और 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाने हैं। टोटल 100 अंकों में से 33 नंबर आपको लाने हैं। आप विज्ञान में पास माने जाओगे। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि 2024 में जो सिलेबस है वो क्या है। 70 नंबर में सबसे पहले रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये 20 नंबर का एक टॉपिक है। इसके बाद बायो का एक टॉपिक आपको मिलेगा, जैव जगत। यहाँ पर देखो जैव जगत, ये टॉपिक मिलेगा। फिर तीसरा जो इकाई है ये प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं एक आपको इकाई मिलेगी। फिर फिजिक्स की एक इकाई है विद्युत का प्रभाव, और 5वीं इकाई है प्राकृतिक संसाधन। अब कितने कितने नंबर की आएंगी वो भी देख लो। जो केमिस्ट्री की यूनिट है ये 20 नंबर की है, ये बायो वाली यूनिट भी 20 नंबर की है, प्राकृतिक घटना ये 12 नंबर की है, विद्युत का प्रभाव फिजिक्स की यूनिट ये 13 नंबर की है, और प्राकृतिक संसाधन ये 5 नंबर की यूनिट है। तो टोटल आप करोगे तो यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होगा। थ्योरी का पेपर भी जल्दी सॉल्व करके लाने वाले हैं 2023 का। तो चैनल पर बने रहना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो। 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा जैसा कि बताया गया है। तो सबसे पहले देखो आपके प्रश्न कहाँ से बनेंगे। जो सबसे पहले यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो 20 नंबर की यूनिट है। इस यूनिट में आप देखोगे तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। अब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद कर लेना, अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन की अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, इन सभी की परिभाषाएं आप एक पेज पे अलग अलग एक एक परिभाषा लिखो और उसका एक एक एग्जाम्पल लिख के अभी से नोट्स अपने तैयार कर लो। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है विस्थापन अभिक्रिया का, और एक आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये दो तो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, क्लास 10th यूपी बोर्ड की अगर बात की जाए। समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे ये ज़रूर पूरा वीडियो चैनल पर है, वो जाकर देख लो। ठीक है, एक अच्छी सी विधि बताई गई है। इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जो H पॉजिटिव देते हैं, क्षार जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं। जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं वो पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव देते हैं वो पदार्थ क्षार कहलाते हैं, और जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं देते वो केवल धनायन और ऋणायन देते हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी धनायन और ऋणायन देते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें लवण कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। अब इसके बाद आप देखोगे पीएच मीटर आपको पढ़ाया जाएगा। पीएच क्या होता है, पीएच मान कैसे निकाला जाता है,
ठीक है। पीएच का सूत्र जो होता है निगेटिव लघुगणक वाला, उसको 2-3 सूत्र हैं पीएच के, आप अच्छे से अभी से लिख के तैयार रखो। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व भाई, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग पीएच मान होता है। चाय का अलग होगा, कॉफ़ी का अलग होगा, नींबू पानी का अलग होगा, कोल्ड ड्रिंक का अलग होगा, रक्त का अलग होगा, मूत्र का अलग होगा, सभी अलग अलग पदार्थों के पीएच मान अलग अलग होते हैं। अब पदार्थ कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसके बाद विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं CaOCl2, ये पढ़ना है। पढ़ना क्या है, बनाने की विधि पढ़ना ही होती है, गुणधर्म यानी कि भौतिक गुण कैसा होता है, कैसा दिखता है, गंध कैसी है, रंग कैसा है, और फिर उसके रासायनिक गुण यानी कि क्रियाएं किससे करता है, जल से क्या क्रिया होगी, ठीक है, वायु से क्या क्रिया होगी, किसी अम्ल से क्या क्रिया होगी, और उसके बाद उसके उपयोग। तो इसी पैटर्न पर हमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा जिसको हम NaHCO3 कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके बाद धावन सोडा Na2CO3, ये हो गया हमारा धावन सोडा। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना है, इसके निर्माण विधि और उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि और उपयोग, ये ज़रूर आपको तैयार करना है। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा धातु और अधातु का एक टॉपिक मिलेगा। धातु और अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, इनके गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण को ज़रूर तैयार करना, इस पर टिप्पणी एक पूछी जाएगी आपकी, तुरंत आप इसको तैयार कर लो, अलग से नोट्स बना लो। कार्बनिक यौगिक, अब इसमें कार्बनिक रसायन होती है। अब कार्बनिक यौगिक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ध्यान से देखना। कार्बनिक यौगिक में जो पढ़ाया जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजी आबंध, अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के सहसंयोजी आबंध होते हैं। कार्बन की सर्वोत्मुख प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह जिनको क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में अब कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में वो पार्ट होते हैं, वो भाग होते हैं जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। अब कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, हैलोजन पढ़ाया जाएगा, हैलोजन में क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये ग्रुप मिलेंगे। इसके बाद अल्कोहल जिसको OH हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, कीटोन जिसको C डबल बॉन्ड, इस तरह से ये कीटोनिक ग्रुप होगा। एल्डिहाइड CHO ग्रुप पढ़ना है। इसके बाद एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं संतृप्त कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम उपस्थित हो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसको तैयार कर लेना। इसके बाद आप देखोगे कि इनमें अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, उसमें कार्बन होगा तो उनका दहन कैसे होगा, यानी उनको जलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, केवल गुणधर्म उपयोग। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH यानी कि जो एथिल अल्कोहल है, और एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड या सिरका भी कहते हैं। इसके गुणधर्म और उपयोग, गुणधर्म क्या कि पानी में घुलता है नहीं घुलता है, द्रव है, सामान्य ताप पर या नहीं है, गंध कैसी है, रंग कैसा है, और उपयोग, रासायनिक गुणधर्म नहीं है, हाँ सॉरी, गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, जैसे एसिड से क्या क्रिया करेगा, वायु से क्या क्रिया करेगा, और उसके बाद उपयोग, किन किन चीज़ों में इनका उपयोग होता है। और साबुन और अपमार्जक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। साबुन तथा अपमार्जक, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक, इस टॉपिक को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये आपका ज़रूर मिलेगा। अब दूसरी यूनिट जैव जगत, ये भी 20 नंबर की मिलेगी। इसमें जैव प्रक्रम में सजीव पौधों में बायो की यूनिट है, आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो मूलभूत अवधारणा, जीव होते क्या हैं, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, पौधों में गतियाँ, इनके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं पौधों में, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ,
जंतुओं और पौधों में। प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय और जंतुओं में हर प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह 30% टॉपिक जो हटाए गए थे उसमें हट गया था, लेकिन ये फिर से वापस से जोड़ दिया गया है क्योंकि ये 2024 का बिल्कुल नया सिलेबस है बच्चों। इसके बाद प्रजनन में देखो, जंतुओं में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यक। प्रजनन स्वास्थ्य में आपको परिवार नियोजन ज़रूर तैयार करना है, और इसके बाद सुरक्षित यौन संबंध और HIV एड्स के बारे में ज़रूर तैयार करके जाना, और जनन स्वास्थ्य पर एक आपको छोटा नोट मिलेगा ज़रूर पेपर में। इसके बाद आनुवांशिकता में भाई मेंडल के तीनों नियम याद कर लेना, लक्षणों की वंशागति के नियम है, और लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय। लिंग निर्धारण छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेना, डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा इसका। इसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, इसमें देखो वक्र पृष्ठ, वही जो हमारे प्रकाश वाली यूनिट होती है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, आर जो होता है मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र, निगमन नहीं, और आवर्धन क्या होता है। इसके बाद अपवर्तन में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस सूत्र, ठीक है, आवर्धन, लेंस की क्षमता। लेंस सूत्र का डेरिवेशन नहीं है, केवल लेंस सूत्र आप याद कर लेना उसका सूत्र। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष का निवारण। अब दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इनको याद कर लेना। निवारण कैसे करेंगे, निकट के लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद प्रकाश का विक्षेपण, वही जो विबग्योर वाली घटना है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन और इसका दैनिक जीवन में उपयोग, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग आपको 2-3 पढ़ने को मिलेंगे। अब विद्युत का प्रभाव, ये फिजिक्स की यूनिट है 13 नंबर की, इसमें विद्युत धारा पढ़ लेना, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम आपको किसी हालत में नहीं छोड़ना है, अभी से तैयार करते चलो। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, इसके बाद श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों को जोड़ते हैं उनका सूत्र, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग, धारा और विद्युत शक्ति PVI और R में जो सूत्र हैं, जो संबंध हैं, ये ज़रूर तैयार करना है बच्चों। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की परिनालिका में प्रवाहित धारा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा या जो भी है उसकी सबसे पहले परिभाषा लिखो। छोटा सा एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम है तो डायग्राम बना लो, सूत्र है तो सूत्र लिख लो, छोटे छोटे नोट्स बनाना चालू करो, उससे आपकी पढ़ाई 70 में 70 मिल जाएंगे भाई साहब। 70 में 70 अगर अभी से थोड़ी थोड़ी मेहनत स्टार्ट कर दोगे। किसी विद्युत धारावाही चालक का बाएं, अब फ्लेमिंग का जो नियम है इसको मत छोड़ना किसी भी हालत में, जो फ्लेमिंग का नियम है इसको मत छोड़ना। इसके बाद बाएं हाथ का नियम और घरेलू विद्युत परिपथ। ऐसे प्राकृतिक संसाधन, ये 5 नंबर की यूनिट है। इसमें परितंत्र क्या है, पर्यावरण समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, ये तैयार कर लो अभी से। ओजोन परत का अपक्षयन क्या है, बाकी तैयार करना ना करना, ओजोन परत अपक्षयन तैयार करो। अपशिष्ट उत्पादन यानी गंदगी का उत्पादन और उनका निवारण कैसे होता है। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, ये दो टॉपिक ओजोन परत और जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। 5 नंबर का इन्हीं 2 टॉपिक से आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपका 70 नंबर का कंप्लीट हो गया है। और 30 नंबर का प्रोजेक्ट है प्रयोगात्मक, 30 नंबर का है। इसमें सबसे पहले देखो, प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर और आंतरिक हो गया, नहीं आपके कॉलेज वाले करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 प्रयोग होंगे, ठीक है। 6 नंबर के मौखिक कार्य पूछा जाएगा, सत्रीय कार्य 1 नंबर का, 11 अंक इसमें मिलेंगे। प्रयोगात्मक कार्यों की सूची जिन पर आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, वो देखो क्या है, वो यहाँ पर ध्यान से देखो कि पीएच पेपर से सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग निम्नलिखित नमूनों पर तनु HCl पर, तो ये पीएच पर एक आपको प्रैक्टिकल करने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल करा देंगे टीचर आपके, विघटन अभिक्रिया का क्या है समझा देंगे, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया ज़रूर से तैयार करना, थ्योरी के पेपर में, आपके पेपर में, बोर्ड परीक्षा के पेपर में ज़रूर आ सकता है ये दोनों अभिक्रिया, इनका परिभाषा और एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है। चूना पानी ये में जल की क्रिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने की क्रिया, ये सभी इन्हीं के उदाहरण हैं।
अगर नहीं आता तो जिंक आयरन कॉपर एल्युमिनियम धातु का निम्नलिखित लवणों से अभिक्रिया का निरीक्षण करना, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये सारे ये जो प्रैक्टिकल का काम है ये आपके आपके टीचर कराएंगे। तो ये प्रोजेक्ट कार्यों की सूची है, ये प्रोजेक्ट कार्य 9 का होगा, ये प्रोजेक्ट कार्य आप कोई एक बना सकते हो। ये सब प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में आई थिंक एक अलग से वीडियो डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट करना है, लेकिन थ्योरी का सिलेबस जो था वो पूरा कर दिया गया। 10 नंबर में भाई देखो ये 4 टेस्ट होंगे आपके। देखो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रोजेक्ट ये अगस्त माह में लिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन ये सब प्रैक्टिकल का काम है, ये 10 नंबर का। और 4 टेस्ट होंगे जो 10 नंबर में होंगे। पहला टेस्ट मई में होगा जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर होगा। दूसरा वर्णात्मक प्रश्नों पर होगा, ये जुलाई में होगा। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्नों पर होगा, ये नवंबर में होगा। और चौथा वर्णात्मक प्रश्नों पर दिसंबर। ये टोटल 4 टेस्ट का जो योग होगा वो 10 होगा। ये भी आपके प्रैक्टिकल में जुड़ के जाए। तो प्रैक्टिकल में आपके टीचर, कॉलेज के टीचर अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। जो 70 नंबर का ये कंटेंट था, 70 नंबर का ये पेपर था, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। और जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट बताएं उनको तो अभी से तैयार करो, और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बताए जाएंगे। तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियोस में भी सामाजिक विज्ञान, गणित और भी कला, कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस आने वाले हैं। तो बिल्कुल नया 2024 का ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। और यही टॉपिक हैं सारे जहां से आपके पेपर के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, वहां पर दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।